नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं 24 अप्रैल 2023 का राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर, मतलब जो भी घटनाएं विगत में या कल के दिन में राजस्थान से संबंधित इस तरह से हुई हैं जो आपके एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी घटनाओं का समावेश करने का हमने प्रयास किया है। दोस्तों, वैसे भी संडे को कम ही न्यूज़ आती हैं। संडे को चाहे नेशनल एस्पेक्ट हो, चाहे इंटरनेशनल एस्पेक्ट हो, चाहे राजस्थान एस्पेक्ट हो, सारा का सारा जो है वो न्यूज़ बहुत कम ही आती है उसको लेकर, क्योंकि उसका कारण ये है कि संडे को लगभग ज़्यादातर लोग छुट्टी पर ही रहते हैं, तो न्यूज़ों का समावेशन भी कम ही हो पाता है। तो दोस्तों, आप पीडीएफ ले लीजिए जाकर, वही पुरानी बात, एक पीडीएफ को जाकर ले लीजिए। पीडीएफ आपकी आ चुकी है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है आईएएस आरएएस विद आरजे। यहाँ पर आपको हर रोज की पीडीएफ मिल जाएगी, डेली करंट अफेयर की डेली पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर समझिए और पीडीएफ से जाके डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो बिना इधर उधर की बातें किए हम आते हैं सीधे आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। तो दोस्तों, हमारा पहला न्यूज आर्टिकल है आज का, वो है अखिल भारतीय खुला विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन। मतलब जो अखिल भारतीय खुला विश्वविद्यालय है उसके क्या है, कुलपतियों का क्या हुआ है, सम्मेलन हुआ है। दोस्तों, कहाँ पर हुआ है ये सम्मेलन? तो ये हुआ है कोटा के अंदर। कोटा में कौन सी जगह पर? महावीर, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है, उसके अंदर क्या किया गया है, इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, इस सम्मेलन के आयोजन के क्या लक्ष्य हैं, क्या महत्व है, क्यों इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसके बारे में अपन एक बार जान लेते हैं विस्तृत रूप से। तो दोस्तों, इसका लक्ष्य है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, किसके? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। दोस्तों, मैं नई शिक्षा नीति को आपको डिटेल में पास्ट में समझा चुका हूं, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, सकल नामांकन अनुपात का अर्थ होता है किसी भी जगह पर रजिस्ट्रेशन की संख्या को बढ़ाना। भैया, सकल नामांकन मतलब जब तक यार नामांकन ही नहीं बढ़ेंगे, जब तक कि लोग, आने वाले लोग ही नहीं बढ़ेंगे, तब तक मतलब किस तरह से कोई संस्था आगे सर्वाइव कर पाएगी। तो सकल नामांकन जो अनुपात है उच्च शिक्षा के अंदर, उसको 50% तक बढ़ाना है। मतलब अभी अगर 100 हो रहे हैं तो उसको 150 करवाना है। मतलब इस तरह से 50% तक उनको बढ़ाकर ले जाना है। ये लक्ष्य कब तक हम पूरा करने का लक्ष्य रखा है? तो हमने 2035 तक इसको हासिल करने का समय निर्धारित किया है कि 2035 तक हम क्या करेंगे, जो सकल नामांकन अनुपात है, जो अभी भी सकल नामांकन हो रहे हैं, उसको क्या है 50% तक और बढ़ाएंगे। मतलब यदि अभी 100 हो रहे हैं तो हम उनको बढ़ाकर 150 तक ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और क्या इसके लक्ष्य है? और इसका लक्ष्य है कस्बे, गांव, दूरस्थ क्षेत्रों तक विश्वविद्यालय शिक्षा की पहुंच। दोस्तों, अभी राजस्थान की स्थिति तो ऐसी है कि यहाँ पर गांव ढाणी दूर दूर तक क्या है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा भी ढंग से नहीं पहुंच पाई है। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय शिक्षा तो पहले से ही बहुत बड़ा एक तरह से चैलेंज है। बहुत दूर दराज के लोग हैं, नहीं आ सकते, इकोनॉमिक पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए खुला विश्वविद्यालय ने क्या कहा है कि भैया आप तो पंजीकरण करवाओ, आप अपने घर पे रह के पढ़ाई करो, वहीं से पेपर दो। मतलब आप कम से कम विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा तक तो पहुंचो। ठीक है, एलिजिबल तो होइए आप किसी चीज़ को लेकर। आप ग्रेजुएट नहीं हो, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो, तो उस तरह की चीज़ें आप घर बैठ के भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विश्वविद्यालय स्तर पर बेटियों की पढ़ाई के अधिकाधिक अवसर मुहैया कराना। विश्वविद्यालय के स्तर पर आप सारे जानते हैं, अभी भी हमारे राजस्थान की टेंडेंसी कई जगहों पर ऐसी है कि ठीक है भाई, प्राथमिक पढ़नी बच्चियां तो बहुत है, उच्च प्राथमिक पढ़नी बहुत है। मतलब कहने का ये है कि स्कूल शिक्षा के अलावा उनको हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता भाई? बच्चियां घर से बाहर कैसे जाएंगी? बच्चियों का आज भी घर से बाहर जाना अच्छा नहीं समझा जाता है कई जगहों पर। तो खुला विश्वविद्यालय कहता है भैया आप यहाँ से करवाओ, आप अपनी बच्चियों को अपने पास रखो, अपने घर रखो, वहाँ पर उनकी पढ़ाई लिखाई करवाओ, और क्या होगा, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा उनको प्रोवाइड करवाओ। ठीक है, और क्या है इसके लक्ष्य? SC ST, आदिवासी, दिव्यांग, किसान एवं औद्योगिक मजदूरों को क्या करना है, समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने हैं। SC ST को, आदिवासियों को, दिव्यांगों को, किसान एवं औद्योगिक मजदूरों को। भाई इस तरह के लोग हैं, वो रेगुलर एजुकेशन तो अपनी कंप्लीट नहीं कर सकते। ना तो आदिवासी ही कर सकते हैं, ना दिव्यांग ही, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। किसान हैं, पहले से ही आर्थिक स्थिति खराब है, यदि काम धंधा छोड़ देगा तो और दिक्कत।
और पढ़ने की इच्छा भी है आगे, तो खुला विश्वविद्यालय ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित होता है। और खुला विश्वविद्यालय में जो कि कुलपति स्तर का जो सम्मेलन हुआ है उसके अंदर इस लक्ष्य का निर्धारण किया गया है कि आदिवासी हैं, दिव्यांग हैं, किसान हैं और औद्योगिक जो मजदूर हैं उनको समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। किस स्तर पर? विश्वविद्यालय स्तर पर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते अपन। खुला विश्वविद्यालय शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना, जिसमें कौशल विकास, उद्यमिता से अपना भविष्य निर्माण किया जा सकेगा। भाई खुला विश्वविद्यालय शिक्षा को और क्या कराना है? रोजगार उन्मुख बनाना है, रोजगार परक बनाना है। अब ऐसा भी नहीं हो कि भाई घर बैठे थे तब भी ऐसे ही थे, फिर आपने क्या किया, विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा भी हासिल कर ली, अब उससे भी ज़्यादा खराब हो गए। ठीक है, पहले तो फिर कुछ भी कर लेते थे, अब वो भी नहीं कर पा रहे क्योंकि डिग्री आ गई। डिग्री भी बड़ी टेंशन है भैया, बिना डिग्री वाला आदमी कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन डिग्री वाले को तो वही चाहिए, सरकारी नौकरी। अब वो भी नहीं हो रही। रोजगार उन्मुख नहीं है अगर शिक्षा, तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। यदि संस्कार नहीं दे पा रही है शिक्षा, तो उस शिक्षा का भी कोई महत्व नहीं है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि टॉपर्स को खरीदने को लेकर एसएससी के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन पर घमासान हुआ मचा पड़ा है कि टॉपर हमारे से था, हमारे से था, हमारे से था, हमारे से था। एक कह रहा है मैं थार दूंगा, एक कह रहा है मैं ऑडी दूंगा, एक कह रहा है मैं पोर्चे दूंगा, एक कह रहा है मैं मर्सिडीज दूंगा। अभी आप कोचिंग वालों की तरफ ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए उस व्यक्ति की तरफ जो टॉपर है, उसका एथिकल लेवल क्या है। वो बिक रहा है हर जगह पर। बताइए, अभी तो जॉब नहीं चढ़ा, उससे पहले बिकना सीख लिया। उसका एथिकल लेवल क्या होगा? हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या सिखा रहा है हम लोगों को? तो जब तक संस्कार युक्त शिक्षा नहीं होगी, रोजगार उन्मुख शिक्षा नहीं होगी, उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। उस शिक्षा तो हम जंगली हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम में समावेशन, मतलब हमें अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपनी परंपरा का पाठ्यक्रम के अंदर समावेशन करना है, क्योंकि अपनी जड़ों से जुड़कर ही हम बहुत आगे निकल सकते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लागू करना है और ड्रॉप आउट के अनुपात में सुधार करना है। ड्रॉप आउट का मतलब है ये फर्स्ट ईयर पढ़े छोड़ के भाग गए, सेकेंड ईयर पढ़े छोड़ के भाग गए, मतलब बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, उसके अनुपात को बहुत कम करना है। भैया आप यहाँ रहो तो सही, कम से कम पढ़ो तो सही, घर से ही पेपर दे दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आप कम से कम ड्रॉप आउट का जो रेट है उसको कम किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सम्मेलन के क्या क्या लक्ष्य हैं ये मेंस के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। शिक्षा के बेस्ड आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएस वाले विद्यार्थियों के लिए ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका शिक्षा वाला पोर्शन है उसमें आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 50 शब्दों में, 10 अंकों में या 5 अंकों में आपसे आराम से पूछा जा सकता है इस सवाल को। ठीक है, तो उसको ठीक ठाक से ध्यान देना और उस पर उसको रट्टा मार लेना एक बार। वैसे कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी उसको रट्टा मार लेना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा और आगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगला जो हमारा न्यूज आर्टिकल है वो है वाटर लेजर शो। आप बोलोगे सर इस तरह के शो तो कई जगह पे होते हैं, फिर आप इसको क्यों पढ़ा रहे हो? तो दोस्तों इसमें वाटर लेजर शो है, वो शो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, इसका आगाज जो कहाँ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रताप गौरव केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा प्रताप गौरव केंद्र के अंदर वाटर लेजर शो है उसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों है ना, तो इसको अपन देख लेते हैं। आपको पता लग गया कि आपके एग्जाम के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रताप गौरव केंद्र जो खुद है वो इंपॉर्टेंट है, प्रताप गौरव केंद्र क्या है वो इंपॉर्टेंट है, इसकी अवस्थिति क्या है, और जो लेजर लाइट शो, जो वाटर लेजर शो है जिसका आयोजन किया जाएगा प्रताप गौरव केंद्र के अंदर, वो किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके सहयोग से किया जा रहा है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका आगाज कहाँ किया गया है, तो प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर के अंदर वाटर लेजर शो का आयोजन किया गया, आगाज किया गया। आयोजन तो क्या, आगाज हो गया, अब ये हर बार होता ही रहेगा। 5 मई से ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, इसके तहत क्या है, लेजर के माध्यम से पानी के पर्दे पर, मतलब अब आप बोलोगे सर पानी का कैसा पर्दा होता है, पर्दा टूटेगा नहीं क्या? नहीं भाई, नीचे से मोटर होगी, वो इस तरह से पानी को पंप करेगी, एक पर्दा सा बन जाएगा उसका। ठीक है, महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम का जीवंत नज़ारा दिखाया जाएगा। इस तरह के नज़ारे दिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इससे क्या है कि हमारे हीरो, जो रियल हीरो हैं, वो हमारी लाइफ के अंदर हमेशा जिंदा रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगे, वो सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसका जो निर्माण किया गया है, यहाँ प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद में 300 चलेंगे 25-25 मिनट के। कितने? 25-25 मिनट के 300 चलेंगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, कौन? संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं
RTDC राजस्थान सरकार के सहयोग से किया गया है। किसके सहयोग से किया गया है? संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और RTDC राजस्थान सरकार के सहयोग से क्या किया जा रहा है? इसका आयोजन वो किया जा रहा है। आप इसको याद रखना, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा लगा के रख लेना, ठीक है। प्रताप गौरव केंद्र, तो दोस्तों प्रताप गौरव केंद्र क्या है? तो अब स्थापना कहाँ है? उदयपुर के अंदर, आपने ऊपर ही देख ली। अब देख लेते हैं किस चीज़ के लिए ये फेमस है। तो दोस्तों यह जो है वो मेवाड़ और देश के वीरों की गाथाओं का संग्रहालय है। क्या है? वीरों की गाथाओं के लिए एक संग्रहालय है। मतलब आप समझ ही गए होंगे, वीर गाथा को संग्रहालय मतलब जो हमारे वीर शिरोमणि रहे हैं उनकी जो वीर गाथाएं हैं उनसे संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका क्या है? ये संग्रहालय है। यहाँ पर डिजिटल, मैकेनिकल, ऑडियो विजुअल, चित्र और प्रतिमाओं, मतलब एकदम से स्मार्ट है ये। यहाँ पर सारे डिजिटलीकृत है पूरा का पूरा, ठीक है। डिजिटल माध्यम से, मैकेनिकल माध्यम से, ऑडियो विजुअल माध्यम से क्या है यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों? माध्यम से वीरों का, पराक्रमियों का, वीरांगनाओं का चित्रण किया गया है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त क्या है? इन सब के साथ साथ जो संतजन है, महापुरुष हैं, ऐसा ही नहीं है जो हथियार से लड़े सिर्फ वही महान है, जो दिमाग से लड़े, जो बुराइयों से लड़े, जो समाज की जो मेंटलिटी है उससे लड़े, वो सारे के सारे क्या है? वीर हैं, बहादुर हैं और क्या है? योद्धा हैं मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। इसमें इन सबके साथ साथ संतजन, महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारकों को भी स्थान दिया गया है। अब आप समझ गए होंगे प्रताप गौरव केंद्र क्या है, ठीक है। प्रताप गौरव केंद्र के अंदर वाटर लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। किसके सहयोग से प्रताप गौरव केंद्र का निर्माण किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, RTDC राजस्थान सरकार, इन दोनों संस्थाओं के सहयोग से क्या किया गया है? प्रताप गौरव केंद्र का निर्माण किया गया है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है वो आया है आपके लिए, वो है आपका पंचायती राज दिवस। क्या है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को खत्म हो गया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो भैया इसके अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है पंचायती राज दिवस को भूल जाओ, पंचायती राज को याद रखो। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है पूरे देश के अंदर जब पंचायती राज से कोई प्रश्न नहीं बने। प्रीलिम्स में, मेंस में, वनडे एग्जाम्स में पंचायती राज से संबंधित आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब दोस्तों देखते हैं इसका प्रारंभ कब से किया गया। तो दोस्तों इसका आरंभ किया गया 2010 से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को आज ही के दिन लागू किया गया था। मतलब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जिस दिन से अपने वर्किंग में आया उसी दिन को किस रूप में मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 73वां संविधान संशोधन क्या कहता है, ऐसा क्या लिखा है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऐसा क्या क्या किया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कि इसको पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। वैसे तो 2010 से प्रारंभ किया गया, ये 1992 में लागू हो गया था, लेकिन इसको प्रारंभ किया गया मनाना हमने 2010 से। प्रारंभ कब से भी किया गया हो लेकिन किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं उसका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, पूरा जान लेते हैं किसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम पंचायती राज की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले पंचायती राज क्या है? तो दोस्तों आर्टिकल 40 के अंदर क्या है? पंचायतों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? पंचायतों। आर्टिकल 40 के अंदर महात्मा गांधी जी का ये ड्रीम है, मतलब जब स्थानीय स्तर पर पंचायतें और गांव हैं सशक्त बन जाएंगे तो भारत खुद से सशक्त बन जाएगा, और ये उनकी बात एकदम सत्य है, ठीक है। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में जाके ये बताओ कि राजस्थान में नहीं पूरे भारत के अंदर पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको, नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अब आप मुझे स्थान का नाम बताओ कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है दोस्तों। ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया है इसको। किस चीज़ का कार्य सौंपा गया है? ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया है कि गांव के अंदर जाओ और वहाँ पर क्या करना है? आपको विकास करना है। प्रत्येक गांव का विकास का अर्थ है भारत का विकास हो जाना है। यदि गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास होना असंभव है, ठीक है दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसके द्वारा पंचायतें नामक शीर्षक, इसकी विशेषता है, मतलब इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए, इसकी क्या विशेषता है, तो उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। दोस्तों इसमें पंचायतें शीर्षक से भाग जोड़ा गया है। पंचायत शीर्षक क्या है? पंचायतें। क्या नाम है इसका? पंचायतें। भाग कौन सा जोड़ा गया? 9।
ठीक है, इसके द्वारा, किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, लोकतंत्र की बुनियादी इकाई के रूप में ग्राम सभा को स्थापित किया गया। जो ग्राम सभा होती है वो लोकतंत्र की बुनियादी इकाई होती है, वो बुनियाद है लोकतंत्र की, उससे छोटी इकाई कोई दूसरी नहीं है। जिस तरह से अपने शरीर की बुनियादी इकाई है वो कोशिका है, उसी तरह से लोकतंत्र की जो बुनियादी इकाई है वो आपकी ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है। ठीक है दोस्तों, सभी वयस्क मतदाता होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। मतलब एक क्षेत्र के अंदर पंजीकृत जितने भी मतदाता होंगे, मतदाता कौन होगा? जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होगी। तो 18 वर्ष से ऊपर के सभी पंजीकृत लोग, पंजीकृत मतदाता कौन होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे देखते हैं। 20 लाख से अधिक, और क्या किया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसको देखते हैं। तो 20 लाख से अधिक आबादी, किससे? 20 लाख से अधिक आबादी, मतलब 20 लाख से कम होगी तो ये वाला पैटर्न उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायतों की 3 स्तरीय प्रणाली को अपनाया गया है। मतलब भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर अभी पंचायती राज की कौन सी प्रणाली लागू है? तो त्रिस्तरीय संरचना। कौन सी संरचना लागू है? त्रिस्तरीय संरचना लागू है। ठीक है, ये आर्टिकल 243B के अंदर कहा गया है। ठीक है, प्रत्येक स्तर पर सभी सीटों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, 3 स्तरीय पंचायती राज हो गया। अब जो सीटें बनेंगी पंचायती ग्राम सभा की, पंचायत समिति की और जिला परिषद, 3 स्तर हैं। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, जिला परिषद। ग्राम पंचायत एक तो आपकी, एक पंचायत समिति, एक जिला परिषद है। अब इसकी जो सीटें हैं वो किस तरह से भरी जाएंगी दोस्तों? तो इसकी सीटें भरी जाएंगी आपकी जो इलेक्शन के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 243C(2) कहता है। ठीक है, सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में SC/ST के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। अब आरक्षण की बात कर लेते हैं भाई, इसमें ऐसा नहीं है, सबके लिए समान न्याय की बात की गई है। तो भाई जो लोग पीछे हैं उनका क्या किया गया? रिजर्वेशन क्या दिया गया? जनसंख्या के अनुपात में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित रहेंगी और अध्यक्ष पदों में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें क्या है? आरक्षित रहेंगी। ऐसा आर्टिकल 243 के अंदर प्रावधान किया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि और क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे इस संविधान संशोधन की। तो दोस्तों, जो कार्यकाल है आपका, जो स्थानीय सुशासन है, स्थानीय निकाय, उनका कार्यकाल कितना रखा गया है? सबका 5 वर्ष रखा गया है। इससे पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, ऐसा नहीं है 5 वर्ष कार्यकाल फिक्स हो गया अब इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसको भंग भी किया जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, और भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर क्या है? इलेक्शन करवाने होंगे। आर्टिकल 243E इस बात का प्रावधान करता है। ठीक है भाइयों, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा। दोस्तों, इससे पहले राज्यों के निकायों के चुनाव के लिए कोई भी चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग नहीं होता था। क्या था? एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग था। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही सारे कामकाज देखता था। लेकिन जब स्थानीय स्वशासन को और ज़्यादा दृढ़ करने की, मजबूत करने की, पारदर्शी बनाने की, सुशासित बनाने की जब आवश्यकता हुई तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक स्वतंत्र चुनाव आयोग राज्य के अंदर, प्रत्येक राज्य के अंदर एक होगा, जो उस राज्य से संबंधित जो स्थानीय स्वशासन है उसको क्या करेगा? उसके लिए कार्य करेगा, उसके लिए योजनाएं तैयार करेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पंचायतों को 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसके लिए क्या है? काम तो सारे बांट दिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा भी तो जरूरी है। तो दोस्तों इसके राजस्व के स्रोत हैं, उनका वर्णन किया गया आर्टिकल 243H के अंदर। तो राजस्व के स्रोत क्या रहेंगे? राज्य में बजट का आवंटन, मतलब बजट के माध्यम से पंचायती राज को, स्थानीय स्वशासन को, पंचायतों को पैसा पहुंचाया जाएगा। बजट के अंदर अलग से प्रावधान रहेगा कि स्थानीय स्वशासन के लिए, पंचायतों के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, कुछ करों का लगाना, मतलब क्या लगाए जाएंगे? टैक्सेस लगेंगे। पंचायत, ग्राम पंचायत क्या करेगी? खुद अपने स्तर पर टैक्सेस लगा पाएगी, संग्रह करेगी और प्रतिधारण करेगी। क्या करेगी भाई? टैक्स लगा भी सकती है, छोटी मोटी सार्वजनिक जगह हैं, सामुदायिक जगह हैं, सामुदायिक कोई वन है उस पर लगा सकती है।
तो इस तरह की छोटी जो स्थानीय स्तर की छोटी छोटी चीज़ें उन पर टैक्स लगा सकती है, उसका संग्रहण कर सकती है और उसको यूज में भी ले सकती है। तो दो तरह की चीज़ें हैं, दो तरह से यहाँ पर पैसा आ सकता है पंचायतों के पास। पहला आता है आपका जो आपका राज्य सरकार देती है आवंटन बजट के माध्यम से, तो वो होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इसका जो खुद क्या कर देते हैं, कहीं सी जगह पर टैक्स लगा देते हैं तो उसको संग्रहित भी कर सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, इसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने हेतु, क्या पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने हेतु एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, किसका, राज्य वित्त आयोग का। इलेक्शन के लिए किसका कर दिया गया, निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग। प्रत्येक राज्य के अंदर एक निर्वाचन आयोग होगा, राज्य निर्वाचन आयोग। अब क्या कर दिया गया, दूसरा कर दिया गया वित्त के वितरण के लिए कि भैया इन लोगों को ढंग से वितरण किया गया है, वित्त मिला है कि नहीं मिला, सिर्फ कागजों में ही हो गया। तो उसके अनुपात का सही से निर्धारण करने के लिए वित्त का वितरण करने के लिए क्या कर दिया गया है दोस्तों, एक राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। ये आर्टिकल 243 के अंदर इस बात का प्रावधान किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो उम्मीद करता हूँ पंचायती राज के बारे में, आपकी जो पंचायतों के बारे में है जो विजन है, उसमें थोड़ी बहुत क्लियरिटी आई होगी। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। आज का हमारा अगला न्यूज आर्टिकल क्या है, तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के बारे में। किसके बारे में, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के बारे में है। किसानों का मित्र मुख्यमंत्री हमारा। ठीक है दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया था 9 जून 2021 को। मतलब पुरानी योजना है, पुरानी भी नहीं कह सकते, नई ही है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुख्यमंत्री जी आजकल किसानों के थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। इलेक्शन आ रहा है, वोट भी मिलेंगे, किसानों से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, उद्देश्य क्या है, किसानों पर से बिजली के बोझ को कम करना। भाई किसानों से मैं तो कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त ही कर देनी चाहिए किसानों के लिए। तो बेचारे इतना तो कमाते नहीं है जितना कि पानी वानी में उनका लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के यूज में ही लग जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो मान लो इलेक्ट्रिसिटी में इनको फ्री मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी में फ़ायदा होगा तो सिंचाई वगैरह ढंग से कर पाएंगे, सिंचाई वगैरह ढंग से होगा तो उत्पादन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो मार्केट के अंदर पैसे का सर्कुलेशन बनेगा, मार्केट के अंदर पैसे का सर्कुलेशन बनेगा तो मंदी से दूर रहेंगे, मंदी और महंगाई से थोड़ा सा दूरी बनेगी। तो किसान है वो देश की रीढ़ है। जय जवान जय किसान जय विद्वान। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, क्या कहती है इसके अंदर, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इस योजना के अंदर। जो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है उसके अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं। तो प्रत्येक मीटर्ड किसान का मतलब ये है भैया जिस किसान ने विद्युत विभाग से मीटर लगवा रखे हैं वो 2 नंबर की फर्जी लाइट का यूज नहीं करते हैं। अगर लाइट की कीमतें बहुत सस्ती होंगी दोस्तों तो सारे के सारे लोग क्या करेंगे, मीटर्ड होंगे। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी। लेकिन दरें इतनी महंगी हैं कि लोग सोचते हैं कि भाई 5,000 रुपये महीने कमाता हूँ, 4,000 बिजली का बिल भर दूंगा, काय को मीटर लगवाऊँ। तो वो मीटर भी नहीं लगवाते हैं। इससे मुझे उम्मीद है कि सरकार तक यदि बात पहुँचेगी तो वो किसानों के लिए बिजली मुफ्त करने का ऐलान करेंगी। बाकी आप सब पे लगाओ, बिजनेसमैन पे लगाओ, नौकरी पेशा लोगों पे लगाओ। ठीक है, तो प्रदेश के मीटर्ड किसान उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में अनुदान प्रदान किया जाएगा, ग्रांट प्रदान की जाएगी, छूट प्रदान की जाएगी। कितनी की जाएगी सर, तो ये की जाएगी प्रति माह अधिकतम 1,000 रुपये। अब ऐसा नहीं है कि भाई छूट का मतलब ये है आप 50,000 की बिजली जला दिए, 1,000 रुपये तक आपका बिल कम कर दिया जाएगा। यदि आप 4,000 की बिजली यूज करते हो तो 3,000 कर दिया जाएगा, 3,000 ही करते हो तो 2,000 कर दिया जाएगा, 1,000 रुपये करते हो तो माफ़ी कर दिया जाएगा। ठीक है, अधिकतम 1,000 रुपये का क्या होगा, अनुदान होगा। इस तरह से प्रतिवर्ष क्या रहेगा, 12,000 रुपये तक का अनुदान उनको प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण निगम द्वारा द्वैमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर बिजली का बिल जारी किया जाएगा। 2 मासिक बिलिंग व्यवस्था मतलब प्रति 2 मास में, प्रति 2 माह बाद क्या आया करेगा, इनके बिजली का बिल आया करेगा। उसमें 1,000 रुपये की ग्रांट देकर बिजली का बिल लग के आ जाया करेगा। मान लो 2 महीने में आया 5,000 तो नीचे लिखा रहेगा कुल बिल 5,000, ग्रांट 1,000, बचा कितना, मिल इतना 4,000। ठीक है, तो आपके जो है भुगतान योग्य कितना रहेगा, 4,000। इस तरह से आपका बिल आया करेगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के न्यूज़ के बारे में आपके जो है वो क्लियरिटी बनी होगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें
और दोस्तों फिर मिलते हैं हम आपसे अगले न्यूज़ आर्टिकल के साथ में, नए न्यूज़ आर्टिकल के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।